को रिटर्न्स आ रहा है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकेंगे। फर्दर अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके पास में ऑप्शंस आ जाता है कि आप इन्वेस्टर्स का वहां पे डिटेल्स देखना चाहते हैं, आप फंड किसी पर्टिकुलर एक ही फंड का रिपोर्ट्स अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास में फंड का फिल्टर है। इस एक ही पर्टिकुलर स्कीम का ही केवल रिटर्न निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में स्कीम का फिल्टर आपके पास में अवेलेबल है। देन इसी तरह से कैश का डेटा का जो प्रोविजंस है, वो कैश का डेटा का प्रोविजन जो है वो हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे आप कोई भी अगर किसी क्लाइंट का अलग एडवाइजर्स के थ्रू यानी दूसरे एडवाइजर के थ्रू अगर उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है तो वो चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि जैसे कि आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि जब आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो क्या आप अपने क्लाइंट को पूरा कंसोलिडेट रिपोर्ट्स जो है वो देखना चाहते हैं, यानी कि जो आपने कैश फाइल अपलोड किया था, जो अदर इन्वेस्टर का जो डेटा था, अदर एडवाइजर का जो डेटा था, वो डेटा को भी इंक्लूड करके पूरा कंप्लीट रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, या फिर आपके पास में जैसे अलग ऑप्शंस आ जाता है कि आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कि केवल आप चाहते हैं कि नहीं जो हमारे थ्रू यानी कि आपके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं केवल उनको ही आप देखना चाहते हैं, तो एक्सक्लूड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जो अदर एडवाइजर्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस है उसको अलग से रिपोर्ट के रूप में जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शो ओनली का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि जब हम शो ओनली का ऑप्शन को चूज करते हैं तो केवल जो कैश फाइल के थ्रू जो डेटा इंपोर्ट हुआ है आपके सिस्टम में, केवल वही डेटा आपके स्क्रीन पे या पीडीएफ में या एक्सेल में वो आएगा, नहीं तो वो मतलब बाकी जो आपके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, आपके द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, वो ट्रांजेक्शन्स वहां पे नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स को दो अलग अलग पोर्टफोलियो निकाल के क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराना चाहें कि भाई ये देखिए ये आपके अदर एडवाइजर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स है, ये देखिए ये हमारे थ्रू आपका ट्रांजेक्शन्स है, दोनों ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे दोनों पोर्टफोलियो मेरा किस तरह से बन रहा है, क्या उसमें दोनों में अलग अलग रिटर्न्स आ रहे हैं, उन चीजों को आप वहां पे चेकआउट कर सकेंगे। ठीक है। फर्दर आपके पास में और जैसे कि कैटेगरीज का ऑप्शंस वहां पे आ जाता है, तो कैटेगरी के ऊपर में आपके पास में प्रोविजंस होता है कि हमने कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज को वहां पे लिस्ट डाउन कर दिया है, जैसे कि इक्विटी, अदर्स, एक लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट आ गया, डेट आ गया, हाइब्रिड आ गया, या फिर आर्बिट्राज आ गया। तो इन चीजों को ये अलग अलग सेगमेंट्स को एक अलग कैटेगरीज बना दिया गया है। अब लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट स्वाभाविक बात है कि वो भी एक डेट कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट को हमने अलग इसलिए रखा क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट को अलग तरीके से मॉनिटर करने का इच्छा रखते हैं, इसलिए वहां पे लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट को वहां पे अलग से हमने प्रोविजन दिया है। इसी तरह से जैसे इक्विटीज के बेसिस पे आप कोई भी कैटेगरी को चूज करके उसके अनुसार से रिपोर्ट जो है वो आप जनरेट कर सकेंगे। फर्दर आपके पास में सब कैटेगरीज का वहां पे ऑप्शंस आ जाता है कि सपोज कि आप और नैरो इन करना चाहते हैं कि केवल आप सपोज कि इक्विटी ईएलएसएस के ट्रांजैक्शंस का ही रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो वहां पे आप उसको फर्दर आप नैरोइंग करके आप सब कैटेगरी से इक्विटी ईएलएसएस को चूज करें और उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकेंगे। सेकेंड, रिपोर्ट एज ऑन डेट का प्रोविजंस जो हमने वहां पे दिया है, रिपोर्ट एज ऑन डेट का पर्पस क्या है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर डेट के अनुसार से आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि आप 31 मार्च के अनुसार से आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, सपोज कि आप 30 जून के अनुसार से रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो जो भी रिपोर्ट्स जिस भी पर्टिकुलर डेट के अनुसार से आप जनरेट करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे जनरेट कर सकेंगे। ये रिपोर्ट जो क्योंकि करंट वैल्यूएशन रिपोर्ट है, तो ये हमेशा सिंस इंसेप्शन से ही ये रिपोर्ट जनरेट होता है, यानी कि आप डेट जो है एज ऑन डेट आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, या आप 31 जैसे मैंने बताया कि 31 मार्च के अनुसार से निकालना चाहें, या फिर आप उसको 30 जून के अनुसार से रिपोर्ट को जनरेट करना चाहें,
वो आपके पास में प्रोविजंस है, लेकिन जब भी आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वो हमेशा सिंस इंसेप्शन ही आएगा आफ्टर डूइंग द फीफो। ठीक है। सेकेंड, अगेन जो एक और फिल्टर जो हमने यहाँ पे दिया है, दैट इज दी होल्डिंग पीरियड का। होल्डिंग पीरियड का पर्पस यही था कि लोग वहां पे चेकआउट कर सकें कि मुझे केवल लॉन्ग टर्म्स वाले रिपोर्ट्स देखने हैं या मुझे शॉर्ट टर्म वाले रिपोर्ट्स देखने हैं। तो जिस तरह का भी रिपोर्ट उनको देखने की इच्छा है उसके अनुसार से वो होल्डिंग पीरियड का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों को यूज करना है तो ऑब्वियस बात है वहां पे ऑल का यूज करें और उसके बेसिस पे दोनों ही उसके शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिटर्न्स अपने पास में दिख जाएंगे। जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली जो मेरे पास में जो कॉलम्स के जो आपके पास में फीचर्स आते हैं तो वहां पे अलग अलग कॉलम्स को भी आप यूज, आपके पास में फिल्टर है कि आप उन कॉलम्स को, कोई भी अगर ऐसा कॉलम है जिसे आप नहीं चाहते हैं देखना, वो केवल कॉलम का फिल्टर को वहां पे हटाने के पीछे पर लेआउट, अब इनके लेआउट ऊपर में आप कॉलम्स को अगर आप वहां पे जो आपके रिक्वायर्ड नहीं है अगर उनको आप वहां से हटा देते हैं तो उसके बेसिस पे आप कॉलम्स को वहां से रिमूव कर सकेंगे सो दैट कि आपका स्क्रीन जो है वो लिमिटेड कॉलम्स के साथ में आपको रिपोर्ट्स जो डिजायर्ड रिपोर्ट है वो आप वहां पे जनरेट कर सकें। तो दैट इज लाइक हाउ वी आर गोइंग टू use this reports in for the your various purposes. Now अगर आप यहाँ पे देखें there are certain like कुछ चीजों को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि सपोज कि इसमें जो हम रिटर्न्स दिखाते हैं यहाँ पे you have got different returns. One is the absolute return and one is the CAGR return. Now absolute returns का purpose जो है वो आप बिल्कुल जान रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न का पर्पस होता है कि सपोज इफ आई हैड इन्वेस्टेड से 100 rupees and that 100 rupees becomes 120 rupees, say for irrespective of the period the returns which we get is like 20%, right? तो रिटर्न्स अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट रिटर्न का रिटर्न्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो मेरा टोटल गेन है, गेन को डिवाइड करते हैं हम परचेज कॉस्ट से और परचेज कॉस्ट इनटू हम 100 करते हैं तो अपना एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो अपना निकल कर आ जाता है। दैट इज हाउ लाइक वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिटर्न। नाउ द एब्सोल्यूट रिटर्न दो वी आर गेटिंग दिस 20% रिटर्न, नाउ दिस 20% रिटर्न आई हैव रिसीव्ड दिस 20% रिटर्न इन व्हाट पीरियड, ये अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ। अब हो सकता है कि मैंने 5 साल पहले 100 रुपए लगाया था, वो मेरे को 120 रुपए 5 साल के बाद में बना, हालांकि मुझे 20% का रिटर्न मिला, लेकिन कब मिला? सपोज कि अपना 5 साल के पीरियड में जाके मेरे को 20% का रिटर्न मिला। तो इससे क्या है कि इससे हम किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स का कौन सा इन्वेस्टमेंट्स मुझे करना, कौन से स्कीम से मेरे को कैसा रिटर्न्स मिल रहा है, इन चीजों को we are not able to calculate that properly. ठीक है, तो इससे अपने को वो एनालाइज करना कि which scheme is better for this returns, कौन से स्कीम्स में अपने को इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी कारण से इनको अगर अपने को चेंज करना हो तो वी नीड टू चेंज दिस थिंग्स कि हम इसके बेसिस पे वी यूज द CAGR रिटर्न्स। नाउ the CAGR, that is an acronym जो इसका फुल आप जानते हैं, that is the compound annualized growth rate. So that is my CAGR. Now CAGR returns को हम कब यूज करते हैं? CAGR returns for any particular schemes का रिटर्न्स को यूज करने के पीछे पर्पस यही रहता है कि किसी भी स्कीम्स के अंदर में, अगर सपोज कि मैंने 2 स्कीम्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो 2 स्कीम्स में कौन से स्कीम्स मुझे एक बेहतर रिटर्न दे रहा है, ये मुझे CAGR जो है वो मुझे प्रॉपरली बता सकता है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट अ CAGR? देखिए CAGR अगर आपने फ्यूचर वैल्यू का अगर फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो वो सिंपल रहता है, A = P ब्रैकेट में 1 + R⁴ बेसिकली ये मेनली फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेरा R जो है दैट इज माय रिटर्न। नाउ
अगर मेरे को रिटर्न्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो रिटर्न्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग वहां पे यूज करते हैं, दैट इज लाइक द करंट वैल्यू डिवाइडेड, करंट वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू divided by the investment value. Current value or the maturity value divided by the investment value to the power 1 by the number of years, that is the period, that is the number of the years whole minus 1. So that is like, how we calculate the CAGR formula, right? अब ये CAGR formula को जब हम यूज करते हैं तो वहां पे बेसिक पर्पस जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट, इफ माय इन्वेस्टमेंट इज अ लमसम इन्वेस्टमेंट, CAGR इज गोइंग टू गिव मी अ प्रॉपर रिटर्न, वो मेरे को ज्यादा एक्यूरेट डिटेल्स जो है वो मेरे को प्रोवाइड कर पाएगा. लेकिन if suppose if we are using other options, suppose कि अगर मैं सपोज कि अगर मैं रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं और रिटर्न्स को अगर मैं बोलता हूं कि मल्टीपल इन डेट्स पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर मल्टीपल डेट्स में सेम स्कीम्स के अंदर में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है तो वहां पे CAGR may not be able to give you a proper returns. तो उस जगह पे we use XRR percentages, क्योंकि XRR percentages, XRR return, that is the extended internal rate of return, इसको हम यूज तभी करते हैं क्योंकि इसके जो फॉर्मूला के बेसिस पे जो यूज होता है इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स के डेट्स को कंसीडर करते हैं और जो अपना जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है. I would be coming to the XRR returns more when we would be looking into the portfolio summary reports. ठीक है, जहां पे कि we are using the XRR returns. Now, when we are using this reports, like suppose अभी जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा ना, if we are want to use the reports in a PDF format or we want to provide this report to our clients, we need to generate the report in a PDF format or we can even download it in an Excel format, right? Now when we are using reports in a PDF format, the systems gives you in the portfolio evaluations there are 3 different ways through which you would be able to generate the report. One is the report types are like category wise, your subcategory wise, and the third is your transaction wise. Now when we say category wise, basically what the system does is, here as you can see there was a filter of category wherein all the categories like equity, others, liquid and ultra short, debt, your hybrids, so these were arbitrage, these were all different categories. So accordingly the system would be clubbing the reports in these categories and you would be able to see the returns of these categories. Okay, the second option is the subcategory. Now subcategories, as the filter as you can see here, you have got the options wherein the debt, banking and PSU, debt, corporate bonds. So the categories are further subdivided into these subcategories like equity large cap, equity mid cap, equity small caps, and so on. So there could be different multiple categories. So when you are generating a reports in a subcategory format, I'll just show you like how the reports look like. So here you can see this is the portfolio valuation summary wherein you can see the investment snapshots. अभी investment snapshots में हम क्या दिखाते हैं? What we show in the investment snapshot? Investments means the total investments. जितना भी other products के में भी जो भी इनका investments होता है उन सब को यहाँ पे क्लब करके हम आपको investment snapshots में दिखाते हैं. Depending कि while you were generating the reports, you have got the options of choosing the different products. So here you can see you have got the options to
select mutual fund, shares and bonds, fixed deposits, other assets. तो अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग प्रोडक्ट को चूज करने का प्रोविजन था, जिसको कि आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं. Further, you have got the other options like the data options, investment snapshot, since inceptions, SIP summary, and insurance list. So accordingly, you can configure the reports. Generally, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप समरी रिपोर्ट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस वक्त में यू डोंट वांट टू गिव मेनी एलोकेशंस ऑप्शंस, तो उनको आप वहां से हटा सकते हैं. यू कैन अनचेक देम एंड यू कैन जनरेट द कंप्लीट रिपोर्ट्स. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओनली द डिटेल पार्ट, दैट इज द from where the transactions starts, or from the where the scheme wise portfolio returns details are shown, that segment can also only be shown in this particular portfolio, and you can share this report too with your clients. Okay, अब यहाँ पे ऊपर में जैसे कि आप देख रहे हैं, let me just explain you this report quickly. First one was the investment snapshots, wherein you have the total investment, switch in, switch outs, redemptions, जो भी उसको डिविडेंड पे आउट या एफडी इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं. यू हैव गॉट द नेट इन्वेस्टमेंट्स. नेट इन्वेस्टमेंट इज अगेन इन माइनस आउट, एंड देन व्हाट इज योर करंट वैल्यू, व्हाट इज योर नेट गेन, व्हाट इज योर एक्सआरआर. बहुत बार लोग जो है वो इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि जो नेट इन्वेस्टमेंट्स जो है, वो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा जो नीचे जो परचेज कॉस्ट दिख रहा है उससे मैच नहीं कर रहा है. तो वो नहीं करेगा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है. नेट इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज दी टोटल इन माइनस टोटल आउट, दैट इज माय नेट इन्वेस्टमेंट्स. ओके, और जो मेरा इस रिपोर्ट्स में जो करंट वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर में जो लास्ट में जो परचेज कॉस्ट जो दिखता है, दैट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग यूनिट्स. ठीक है, तो उस बेसिस पे don't try to match the net investments with your total purchase cost. It is not going to match anytime. Okay, now further अगर मैं बात करूं, then you have this category wise allocations, जहां पे कि आप देख रहे हैं different allocations by company, allocations by schemes, आपके पास में वहां पे options आ जाता है. Then you have the allocations by subcategory, equity allocations. Now equity allocations को थोड़ा सा understand करना पड़ेगा कि what is equity allocations. There are different equity schemes into which the client has done the investments. Okay, now every equity schemes would be having different shares into which they would be investing, and these shares or these companies into which this mutual fund schemes has invested, they would be having, they are categorized under three different categories. One is the large cap, one is the mid cap, or the other is the small cap. So either of the three, these shares or these companies are clubbed into different categories as such. So based on the schemes allocations, here we are showing you the total portfolio allocations of the client or of the family, ki how much is into the large cap, how much is into the mid cap, and how much is into the small cap. Okay, further आपके पास में होल्डिंग एनालिसिस आ जाता है. then you are able to see like allocations by scrips, allocations by paper. यहाँ पे जो हम आपको allocation by scrips और allocations by papers जो दिखा रहे हैं, these are only the top 10. अगर आपको डिटेल्स और चाहिए तो you can refer the allocation report, which I would be covering in the next part. ठीक है. Then similarly you have the allocation sectors and allocations by ratings. Then you have got this SIP summary. Now this SIP summary is basically यहाँ पे SIP summary जो है, we are using the taking it from the transactions itself, and we are showing in front of the client in this report कि okay, you have invested in these schemes for the last for the past 3 months. In April, how much investment was done, how much SIP was done in the different schemes,
in May how much SIPs was done in the different scheme, and in June how much SIPs was done in the different schemes. So that way it gives a better clarity to your clients also, and you are also able to explain to your clients, okay, these are like, you know, the different investments that you had done in the different schemes, okay, through an SIP. Now followed by your mutual funds details, wherein you can see कि आपको स्कीम वाइज वहां पे डिटेल्स आ जाता है कि स्कीम वाइज में फोलियो वाइज क्या आपके बैलेंस यूनिट्स हैं, परचेज एनएवी क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, करंट एनएवी क्या है, करंट वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, गेन क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, होल्डिंग डेज क्या है, और आपका सीएजीआर रिटर्न्स आपका क्या आ रहा है। इसी के साथ साथ में अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के बेसिस पे, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि जो सब कैटेगरी है इक्विटी ईएलएसएस, उसके अंदर में मल्टीपल स्कीम्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल स्कीम्स के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं स्कीम्स का लास्ट में एक आपको सब टोटल भी मिल रहा है, जहां पे कि जो आपको डिटेल्स मिल रहा है, ये आपके पास में एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं होल्डिंग डेज का। यहाँ पे वेटेड एवरेज जो है वो आपको दे रहे हैं, यानी कि एवरेज होल्डिंग डेज क्या रहा आपका। नीचे जो सीएजीआर आ रहा है, सीएजीआर भी आपके पास में दो तरह से ऑप्शंस होता है कि एक कि स्टैंडर्ड एवरेज सीएजीआर को वहां पे शो करना, या फिर जो सब टोटल्स में शो कर रहे हैं वहां पे आपके पास में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज निकालना। अब अगर हमें वेटेड एवरेज अगर सीएजीआर निकालना है, आप अपने पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स में जो नीचे जो डिटेल जो दिख रहा है, अगर मुझे वेटेड एवरेज अगर रिपोर्ट्स निकालना है तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे सेटिंग अपने एडमिन पैनल में सेटिंग्स में जा सकते हैं। आपके पोर्टल सेटिंग्स में ऑप्शंस होता है जिसको कि आप रेफर कर सकते हैं। इस पोर्टल सेटिंग्स के अंदर में यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड आईएफए प्रेफरेंसेस, ओके। इस आईएफए प्रेफरेंसेस के अंदर में यहाँ पे देखिए आपके पास में एक ऑप्शन होता है वेटेड सीएजीआर कैलकुलेशन। तो अगर आपने यहाँ पे वेटेड सीएजीआर कैलकुलेशन को अगर आपने यस किया है तो आपके पोर्टफोलियो रिपोर्ट में वेटेड सीएजीआर ही आएगा। अगर आप इसे नो करेंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड सीएजीआर जो है वो आपका दिखेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं वेटेड सीएजीआर और हम बात कर रहे हैं एवरेज सीएजीआर, तो दोनों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये मन में आता है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि देखिए एवरेज सीएजीआर को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो करंट वैल्यू है उसका डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू टू द पावर 365 टू डिवाइडेड बाय एवरेज होल्डिंग डेज -1 into 100, सो दैट इज योर एवरेज सीएजीआर, ठीक है। अगर मैं वेटेड सीएजीआर की अगर मैं बात करता हूं तो वेटेड सीएजीआर क्या करता है, वेटेड सीएजीआर इंडिविजुअल जो अमाउंट है, इंडिविजुअल अमाउंट को उसके होल्डिंग डेज और उसके सीएजीआर के साथ में इनटू करता है। उसके बेसिस पे नीचे जो आपका रिटर्न्स जो है वो इसी तरह से कैलकुलेट कर लेके आता है कि जो एवरेज होल्डिंग सीएजीआर जो है, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट जो है उसको लेता है, कंसिडर करता है, और डिवाइडेड बाय द एवरेज होल्डिंग डेज जो है उसके साथ में उसको डिवाइड करता है और उस तरह से आपका कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता है। यानी कि वेटेड सीएजीआर कैलकुलेशन को अगर सिंपल तरीके से समझना चाहें तो बेसिकली यही होता है कि परचेज अमाउंट इनटू होल्डिंग डेज इनटू सीएजीआर डिवाइडेड बाय द परचेज अमाउंट इनटू होल्डिंग डेज, दैट इज योर वेटेड सीएजीआर कैलकुलेशन। तो इसके बेसिस पे वेटेड सीएजीआर आपको और ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर आप हमने आपको यहाँ पे इसीलिए प्रोविजन दिया था कि आप चाहें तो वेटेड सीएजीआर कैलकुलेशन जो है उसको यस कर सकते हैं आईएफए प्रेफरेंसेस में जाके, कहां पे, आपके सेटिंग्स में और पोर्टल सेटिंग्स के अंदर में जाके, ओके। तो इस तरह से आप सीएजीआर का कैलकुलेशन जो है वो आप सिस्टम में कर सकेंगे। नाउ अगर मैं और फर्दर आपको मैं बात करूं, जो वेटेड सीएजीआर जैसे कि मैं बता रहा था कि वेटेड सीएजीआर जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करने में आपको मदद देता है, इसीलिए वेटेड सीएजीआर को आप यूज करते हैं।
ठीक है। फर्दर, जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में देख रहे थे, इसी रिपोर्ट्स में आपके पास में हमने इसको अगर हमने ऑल प्रोडक्ट्स को चूज किया है तो ये रिपोर्ट ऑल प्रोडक्ट का रिपोर्ट बनकर निकल कर आता है। जैसे कि पहला सेगमेंट आपने म्यूचुअल फंड देखा, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो है दैट इज योर शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स अगेन we have got the options to enter the data related to the your tradable bonds as well as your shares। इनका भी डेटा आप यहाँ पे फीड इन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे रिपोर्ट जो है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाता है। जहां पे कि आप देख रहे हैं कि जो अगर शेयर्स है तो उसमें जो कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक योर डिविडेंड्स और उसका जो स्प्लिट्स है या उसका बोनसेस है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वो आपके पास में उसका प्रोविजंस यहाँ पे आ जाता है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो उसको उस शेयर्स में जो भी डिविडेंड्स मिला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल गेन क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या आ रहा है, होल्डिंग डेज क्या है, तो मेरा सीएजीआर रिटर्न्स क्या आ रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फर्दर इसी तरह से आप इसके अंदर में एफडी का भी डेटा जो है वो फीड इन कर सकते हैं। तो अगर एफडी का डेटा अगर डाला हुआ है तो एफडी का जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं कि एफडी का अलॉटमेंट डेट क्या है, उस किस एप्लीकेंट के अंदर में वो ट्रांजेक्शन हुआ है, पीरियड क्या है, तो उसके बेसिस उसका मैच्योरिटी डेट क्या है, क्या किस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस एफडी का, उसका कंपाउंडिंग का टाइप क्या है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, ईयरली कंपाउंडिंग है, या जैसा भी ऑप्शंस है वो वहां पे आप देख सकते हैं। देन उसका इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, तो करंट अमाउंट आज की डेट में उसका क्या बन रहा है, डेज जो है दैट इज दी होल्डिंग डेज जो है वो आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर सपोज कि अगर ये पे आउट होता है, एफडी अगर क्यूमुलेटिव है या अगर पे आउट है, अगर पे आउट होता तो इंटरेस्ट अमाउंट में ये जो अमाउंट जो आपका करंट अमाउंट में यहाँ पे दिख रहा है ऐड होके, वो अमाउंट आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट में दिखता। ठीक है, देन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का डेटा भी अगर आपने फीड इन किया है तो उसका भी डिटेल्स आपको रिपोर्ट्स में यहाँ पे दिख जाता है। तो दैट इज हाउ लाइक योर रिपोर्ट्स गेट्स डिस्प्लेड और उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो एक और ऑप्शन जो आ जाता है दैट इज द ट्रांजैक्शन वाइज। जब आप ट्रांजैक्शन वाइज निकालते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि लोगों को या अपने क्लाइंट्स को ये दिखाने की आवश्यकता होती है कि किस डेट पे उसने ट्रांजैक्शन किया था, उस ट्रांजैक्शंस का आज के डेट में वैल्यूएशन क्या है और उसमें क्या रिटर्न्स आ रहा है। तो अगर हम ऐसा दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट जो है उसको चूज करेंगे। अब जब ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट जो चूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहां पे तो ट्रांजैक्शन डेट्स भी आएगा, लेकिन अब जैसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज है या एसआईपीस की एंट्रीज है या एसटीपी की एंट्रीज है, ये मल्टीपल एंट्रीज होते हैं। लोगों का 2-2 साल से 3-3 साल से 5-5 साल से उनका एसआईपीस चल रहा होता है। तो जब हम ट्रांजैक्शन वाइज डेट वाइज अगर हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वहां पे ये एक रीडेबिलिटी का जरूर एक इश्यू खड़ा हो जाता है कि उतने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अपने रिपोर्ट्स में जनरेट हो जाएंगे तो अपना रिपोर्ट जो है वो बहुत लेंदी और बहुत बल्कि हो जाएगा। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमने वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया है जिसे हम कहते हैं मर्ज एसआईपी एसटीपी एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इस चेकबॉक्स को अगर टिक करते हैं तो एसआईपी एसटीपी और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स की एंट्रीज को सिस्टम क्लब करके सिंगल रो बना देगा। देन यू हैव द इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट सिंस इंसेप्शन, एसआईपी समरी या इंश्योरेंस लिस्ट, जो भी ऑप्शंस आप चूज करना चाहते हैं उसको आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट जो है वो आप जनरेट कर सकेंगे। तो इससे आपका फायदा क्या हो जाएगा कि लमसम रिपोर्ट्स जो आप जनरेट करके क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं, तो लमसम रिपोर्ट्स में आपको वहां पे अच्छे से वो दिख जाएगा। क्लाइंट्स का रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली आपको वहां पे डिटेल्स में आ जाएगा। अगर आप क्लब करके नहीं जनरेट करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं कि एसआईपीस की मल्टीपल एंट्रीज जो है वो आपको दिख रही हैं, और अगर आप क्लब करके जनरेट करेंगे तो यही क्लब करके इसको सिंगल रो यहाँ पे बना देगा। तो इस तरह से हम उसकी एंट्रीज को रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे जनरेट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड रिपोर्ट्स इसी तरह से दैट इज लाइक द पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट।
The second report which we are going to cover is the portfolio summary. Now इस portfolio summary reports में हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, सपोज कि क्लाइंट का परचेज भी हुआ है, उसी फोलियो में उसका रिडम्पशन भी हुआ है, उसी फोलियो में जो उसको डिविडेंड्स वगैरह भी जो है वो भी मिल रहे हैं, तो वहां पे अपने को आवश्यकता होती है कि उसका जो कैश फ्लो हो रहा है उस कैश फ्लो के बेसिस पे हम उसे रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दे सकें। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि जो मेरा सीएजीआर रिटर्न्स है, सीएजीआर रिटर्न्स जब मैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स कोई करता हूं, यानी कि जिसमें एक इनिशियल वैल्यू है और मेरा एक करंट वैल्यू है, तो अगर ऐसा सिचुएशंस होता है तो वहां पे जो मेरा रिपोर्ट जो जनरेट होता है दैट इज माय सीएजीआर रिटर्न्स को वहां पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड गिव मी अ बेटर रिटर्न्स। लेकिन अगर मेरा मल्टीपल कैश फ्लो है, यानी कि अलग अलग डेट पे अगर मेरा पीरियोडिक हो या नॉन पीरियोडिक हो, तो जो भी मेरा अलग अलग डेट पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, डिविडेंड पे आउट हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में सीएजीआर फेल्स टू गिव द प्रॉपर रिटर्न्स। तो वैसे ऐसे सिचुएशंस के लिए चाहे आपकी एसआईपी, जैसे पीरियोडिक अगर मैं बात करूं कि तो मंथली अगर एसआईपी चल रही हैं तो वो मेरा पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स होता चला जा रहा है, यानी कि मल्टीपल डेट्स पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को जो कैश फ्लो को कंसीडर किया जाता है तो उसके लिए हम एक्सआरआर रिटर्न्स को वहां पे दिखाते हैं, क्योंकि एक्सआरआर रिटर्न्स जो है वो आपको एक बेहतर रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दे सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट को यूज करते हैं। इस पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट्स में अगेन आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं या पीडीएफ में जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप पीडीएफ में जनरेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो ऑल प्रोडक्ट को बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है, और अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो अगर ये स्टार्टिंग डेट अगर ये नल है तो इसका मतलब है कि ये सिंस इंसेप्शन से लेके आ रहा है। नल का मतलब कि यहाँ पे कोई भी डेट अगर यहाँ पे नहीं डला हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में इस डेट ये जो रिपोर्ट है वो सिंस इंसेप्शन रिपोर्ट जनरेट होके आ रहा है। प्लस इस रिपोर्ट को हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस पे अगर मुझे क्लाइंट को ये दिखाना है कि उनको हमने किस तरह का रिटर्न इस पर्टिकुलर पीरियड में दिया है, तो उसके लिए भी हम इस रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पीरियड में दिखाना है तो यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट को हम चूज कर सकते हैं। सपोज कि आप 1 अप्रैल 2020 से अभी तक का किस तरह का रिटर्न्स आपने दिया है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। फर्दर आपके पास में यहाँ और ऑप्शंस आ जाता है कि आप ऑल एसेट्स को देखना चाहते हैं या केवल एक्टिव एसेट्स को देखना चाहते हैं। जब मैं बात करता हूँ ऑल एसेट्स का मतलब हो गया कि जो एसेट्स जिसमें कि उन्होंने सारे का सारा यूनिट्स जो है वो बेच दिए हैं और वहां पे अभी उनके हाथ में कोई भी बैलेंस यूनिट्स अगर नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आप ऑल यूनिट्स का रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव देखना चाहते हैं, यानी कि करंटली हेल्ड जो मेरे हाथ में ऐसे फोलियोज जिनमें कि आज के डेट में कुछ बैलेंस यूनिट्स बचे हुए हैं, तो उसके लिए फिर हम एक्टिव फोलियो के बेसिस पे हम उनको रिपोर्ट्स जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स में क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या सेगमेंट्स आ जाता है कि फोलियो वाइज अपने पास में स्कीम का डिटेल्स आ गया कि भाई इसका परचेज, इसमें कितना स्विच हुआ है। अब मैं परचेज की अगर बात करूं तो इसमें केवल लमसम और एसआईपीज जो है उनको ही केवल परचेज में इंक्लूड किया जाता है। स्विच क्या है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपसे बोलता है कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए को कैसे आपने मूव किया, किस तरह से आपने उसको ग्रो कराया, वो उसके लिए आप पोर्टफोलियो समरी को आप वहां पे बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परचेज में उसको वहां पे वो 1 लाख रुपए उसको यहाँ पे दिखेगा, जितना उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकला है वो परचेज में दिखता है। देन कितना स्विच इन हुआ, कितना डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट हुआ, कितना रिडम्पशन हुआ, कितना स्विच आउट्स हुआ, क्या बैलेंस यूनिट्स हैं, परचेज आउटस्टैंडिंग क्या है। अब अगर परचेज आउटस्टैंडिंग का बात करता हूं तो परचेज आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो भी मेरे बैलेंस यूनिट्स हाथ में हैं, इन बैलेंस यूनिट का परचेज कॉस्ट क्या है, दैट इज द परचेज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद में फिर क्या आपकी करंट वैल्यू है, जो आपके हाथ में जो परचेज यूनिट्स बचे हुए हैं, उन बैलेंस यूनिट्स जो बचे हुए हैं उन यूनिट्स का करंट वैल्यू क्या है, कितना आपका रियलाइज्ड गेन है, कितना आपका अनरियलाइज्ड गेन है। रियलाइज्ड गेन का मतलब होता है जो आपने रिडम्पशन किया,
रिडम्पशन करने के बाद में जो पैसा आप घर लेके चले गए, दैट इज योर रियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब है जो आपके हाथ में जो यूनिट्स बचे हुए हैं, उन यूनिट्स के ऊपर में जो आपको गेन मिल रहा है, दैट इज द अनरियलाइज्ड गेन, या फिर उसको नोशनल गेन भी हम कहते हैं। देन यू हैव द एब्सोल्यूट रिटर्न एंड देन यू हैव द एक्सआरआर रिटर्न्स। ठीक है, तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अगर आप अगर इसको पीडीएफ में जनरेट करना चाहते हैं या आप अपने क्लाइंट्स को ईमेल करना चाहते हैं, वो दोनों ही प्रोविजंस आपके पास में है। और उसके बेसिस पे आप अगर मैं पीडीएफ जनरेट करके मैं दिखा दूं आपको एक बार, तो here you can see there are like this is how the report would look like. So wherein you can see the investment snapshots, summary by applicant, summary by company, summary by schemes. You have this mutual fund details wherein you can see, okay, this is the purchases, this is the switch in, this is the dividend reinvestment, redemption, switch out, balance units, holding days, purchase outstanding, current value, dividend payout, unrealized gain, realized gain, absolute return, and the XRR returns that you would be able to see in this particular report. And since the PDF report is all products only, so here you can see, like, if you are having investment into shares and bonds, if you are having the investment into fixed deposits, so then you have this SIP summary and you have the insurance details as well. So all details combined together, this reports would be able to generate, which helps you to show them how the performance of the investments had been or the portfolio had been in a particular period or since inceptions, okay, considering the units those were sold as well. Now coming down to your allocations analysis, allocation analysis में हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे, जब मैं आपको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट जब दिखा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि टॉप 10 वहां पे होल्डिंग्स जो है उनको हम वहां पे दिखाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट की रीडेबिलिटी के लिए टॉप 10 होल्डिंग्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे पता वहां पे चलता है। लेकिन अगर कभी मुझे डिटेल्स अगर देखना हो तो हम यहाँ पे एलोकेशन एनालिसिस में आ सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग्स को क्लिक कर सकते हैं और इस होल्डिंग के बेसिस पे हमारे पास में यहाँ पे डिटेल में जो है वो आ जाता है। तो एज मेनी स्क्रिप्ट्स, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करीब करीब सारे स्क्रिप्ट्स जो है कंप्लीट होल्डिंग जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कभी भी अगर कंप्लीट होल्डिंग देखने की आवश्यकता हो तो यहाँ से आप एलोकेशन एनालिसिस को आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्टर वाइज में भी वहां पे आपको लिमिटेड सेक्टर्स दिख रहे थे, अगर आपको सारे सेक्टर्स देखने हैं तो वो सारे सेक्टर्स आपके यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, देन ऑब्वियसली अदर्स लाइक द फंड वाइज देखना हो या स्कीम वाइज देखना हो या आपका कैटेगरी वाइज देखना हो तो उन चीजों को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो वेरिन यू कैन सी क्योंकि इन दिस फंड और इन दिस पर्टिकुलर स्कीम्स, अगर आप स्कीम वाइज जनरेट कर रहे हैं तो या फिर आप कैटेगरी वाइज जनरेट कर रहे हैं तो द पर्पस ऑफ दिस इज टू शो कि हाउ मच ऑफ द अमाउंट इज एलोकेटेड और इन of my total portfolio, how much amount is allocated to a particular category. So that way, like you would be able to see or use this allocations report or do your allocation analysis. Now coming down to the capital gain realized. Now in the capital gain realized you have got various options. Now capital gain जब मैं कभी भी किसी भी particular client का अगर मैं generate करता हूँ for any particular period, तो वहां पे मेरे पास में ऑप्शंस आ जाता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे जब भी स्क्रीन पे आप शो करते हैं तो वो ड्रिल डाउन फैशन के ऊपर में बनता है। तो जहां पे कि आप देख रहे थे पहले लॉन्ग टर्म इक्विटी या शॉर्ट टर्म इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट जो है उसके ऊपर में किस तरह से आ रहा है। अगर मैं कैपिटल गेन रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्या चीजों को हैंडल करता है वो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। कैपिटल गेन रिपोर्ट के अंदर में अगर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे अगर वो इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म इक्विटी के अंदर में ग्रैंडफादरिंग का इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम ले रहा है। अगर वहां पे अगर शॉर्ट टर्म इक्विटी है तो वहां पे उसका डिविडेंड स्ट्रिपिंग का को भी कंसिडर करता है सिस्टम, यानी कि जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल गेन है वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इफ इट इज अ डिविडेंड स्कीम्स
और डिविडेंड स्कीम्स में जो भी उसको डिविडेंड मिले हैं, एंड इफ द डिविडेंड स्ट्रिपिंग का केस अगर वहां पे आता है जो 90 डेज का होता है, तो वो भी सिस्टम कंसिडर करता है और अकॉर्डिंगली कितना उसका डिसअलाउड लॉस उसका बन रहा है वो भी सिस्टम शो करता है। तो जो भी उसके डिसअलाउड लॉसेस होते हैं वो उसके टैक्सेबल कैपिटल गेन में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी वहां पे हम उसको शो करते हैं। देन फर्दर आ जाते हैं कि अगर रिपोर्ट्स के अंदर में अगर मैं बात करूं कि जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट के अंदर में सिस्टम ये जरूर कंसिडर करता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, यानी कि जिसे इंडेक्सेशन का इम्पैक्ट कहना कहते हैं, तो इंडेक्सेशन का इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम कंसिडर करता है और वो आपको अकॉर्डिंगली शो करता है कि किस तरह से चीजें जो हैं वो आपकी जा रही हैं। तो इस तरह से आपके पास में ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना वो आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके सामने में मैं ओपन कर दिया हूं, आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म डेट आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, शॉर्ट टर्म इक्विटी आ गया, लॉन्ग टर्म इक्विटी आ गया। और इसी तरह से क्या होता है कि 31 मार्च के अनुसार से लोगों को वैल्यूएशन भी चाहिए होता है, तो इसी के साथ में हम उसका वैल्यूएशन को भी हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, जहां पे कि आपको बैलेंस यूनिट्स, उसके परचेज कॉस्ट, उसका मार्केट वैल्यू, वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। देन यू हैव द ELSS इन्वेस्टमेंट्स, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी उनको ELSS इन्वेस्टमेंट्स हुआ है वो ELSS इन्वेस्टमेंट्स भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। और उनको जो भी उनको डिविडेंड मिला है, चाहे वो पे आउट हुआ हो चाहे वो री इन्वेस्टमेंट हुआ हो, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे हम शो कर देते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर उसका TDS भी अगर कटा हुआ होगा तो वो TDS का भी इंपैक्ट हम ले लेते हैं और TDS को भी हम वहां पे शो कर देते हैं, ठीक है। सपोज कि जैसे कि NRI के केसेस में जो NRI इन्वेस्टमेंट्स होता है वहां पे जब वो रिडम्पशन करते हैं तो उनका TDS भी कटता है, तो वो TDS को भी सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करके आपको वहां पे दिखला देता है। तो दिस इज द कैपिटल गेन। नाउ इसी का अगर आप डिटेल ट्रांजैक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो वो डिटेल ट्रांजैक्शन वाइज भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। देन यू हैव गॉट एन ITR रिपोर्ट। नाउ ये ITR रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है कि अपने हम लोगों ने आपको एक रिपोर्ट दिया है जिसे इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए इजी हो आपके क्लाइंट्स को, उसके लिए हमने यहाँ पे कैपिटल गेन समरी फॉर ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए वो हमने दिया है। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है दिस इज एज पर दी ITR 2 फॉर्म। यहाँ तक कि जो भी इसके कॉलम्स की जो हेडिंग्स वगैरह हैं ये सारे के सारे ITR 2 फॉर्म के अनुसार से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म डेट कितना है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना बन रहा है, म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, ये सारी ही चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी है तो आप देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद ग्रैंडफादरिंग क्या है और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या बन रहा है वो आप चेक कर पा रहे हैं। कितना आपका म्यूचुअल फंड ELSS में इन्वेस्टमेंट्स है, कितना आपका म्यूचुअल फंड का डिविडेंड्स आपको मिला है और आपका म्यूचुअल फंड का TDS कितना कटा है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट के अंदर में हैंडल हो जाता है। प्लस एक और जो आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है दैट इज द शेड्यूल 112A। एज पर द लास्ट ईयर ही जैसे कि उसको पुट अप किया गया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको डिटेल्स जो है वो शो करने के लिए शेड्यूल 112A का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे हमने वो शेड्यूल 112A जो है वो एक्सेल के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का फीचर दिया हुआ है, जिसमें कि आपका जो भी आपका स्कीम्स है उसका क्या IR साइन है, उसका क्या ग्रैंडफादरिंग का वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ द ग्रैंडफादरिंग के हिसाब से क्या है, वो सारी चीजों को डाल के वो रिपोर्ट जो है वो आपका जनरेट हो जाता है, जो कि इस साल से शायद आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसके बाद फिर उसको चेंज कर दिया गया था कि नहीं, उसको नहीं कंसिडर किया, क्या पर प्रोबेबली इस बात से उसको
जरूरत होगी तो उसके लिए आपको शेड्यूल 112A जो है वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देन यू हैव द अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन। ना अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन का पर्पस क्या है कि सपोज कि क्लाइंट जो है वो अगर आज की डेट में रिडम्पशन करना चाहता है, देखिए कोई भी क्लाइंट अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो स्वाभाविक बात है वो आज नहीं तो कल उसको पैसे की अगर आवश्यकता होगी तो वो रिडम्पशन करना चाहेगा। तो जब क्लाइंट रिडम्पशन करना चाहता है तो उसको कहां से रिडीम करना चाहिए, इस चीज के लिए आप अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज एन एडवाइजर यू शुड बी नोइंग कि कहां कितना किसमें क्या उसको टैक्सेबल कैपिटल गेन आज की डेट में वो बनेगा और उसमें उसको कैसा रिटर्न्स मिल रहा है, उन चीजों को आप यहां से देख पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ईएलएसएस को क्योंकि थोड़ा एक अलग कैटेगरी के रूप में उसको यूज किया जाता है, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि वी हैव क्लब दैट कि कितने आपके ईएलएसएस लॉक्ड यूनिट्स हैं, कितने आपके ईएलएसएस अनलॉक्ड यूनिट्स हैं, आपके कितने आपका शॉर्ट टर्म डेट है, कितना आपका शॉर्ट टर्म इक्विटी है, कितना आपका लॉन्ग टर्म डेट है, कितना आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी है, वो सारा ही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कितना आपको कैपिटल गेन बन रहा है, टैक्सेबल कैपिटल, अगर आप उसको रिडम्पशन करेंगे तो आज की डेट में अगर सपोज कि मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी से अगर रिडम्पशन करना चाहूं तो मेरा क्या टैक्सेबल कैपिटल गेन बनेगा, उसमें मुझे क्या रिटर्न्स आ रहा है, वो सारे ही चीजों को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर जैसे कि यहाँ पे फोलियो वाइज आप यहाँ पे है, अगर आप फर्दर आप ड्रिल करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको वो ट्रांजैक्शन वाइज भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है और उसमें आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे, और प्लस आपका क्या उसमें कैपिटल गेन बन रहा है वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दिस इज योर एनुअल अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन रिपोर्ट जो है, जिसको कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी का आप पीडीएफ रिपोर्ट भी अगर जनरेट करना चाहें या आप क्लाइंट को उनको मेल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। नाउ आप जब कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड रिपोर्ट निकालते हैं या कैपिटल गेन रियलाइज्ड रिपोर्ट निकालते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस इज एज पर अ पर्टिकुलर यूजर। अगर आपने यहाँ पे सपोज कि जो भी पर्सन का नाम यहाँ पे आ रहा है, अगर आपने एक फैमिली का जनरेट किया तो फैमिली का वो जनरेट नहीं होगा, जिस एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इस एप्लीकेंट का ही वो जनरेट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और पांचों मेंबर्स का आपको देखना है तो आप अलग अलग पांचों मेंबर्स का आप देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल गेन रियलाइज के केस में भी यहाँ पे जिस एप्लीकेंट को आप चूज करेंगे उसी एप्लीकेंट का कैपिटल गेन निकल कर आता है। तो अगर आपके फैमिली में जैसे कि मैंने बोला कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो आपको चारों पांचों का अगर निकालना है तो वो आपको चारों का अलग अलग कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। ओके, now then another reports which is there is the redemption simulation. Now the redemption simulation report, this is a very beautiful report जहां पे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट इन द पैनिक की सिचुएशंस टेक डिफरेंट डिसीजंस और वहां पे वो रिडम्पशंस कर देता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास में ये ऑप्शंस आ जाता है कि भाई कि क्लाइंट ने अगर रिडम्पशन किया है, अगर वो यूनिट्स आज के डेट में अगर लाइव रहता तो उसको क्या एडिशनल गेन मिल रहा होता। तो उन चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास में इस रिपोर्ट में अगेन आपके पास में ग्रुपिंग का ऑप्शन है जहां पे कि आप देख सकते हैं कि आइदर आप स्कीम वाइज देखना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर वाइज देखना चाहते हैं या फिर आप ट्रांजैक्शन वाइज देखना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास में प्रोविजन है। अगर आप ट्रांजैक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेल डेट जो है वो आपको हम वहां पे दिखा रहे हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए, कितना सेल अमाउंट था, उन यूनिट्स का परचेज डेट क्या था, उन यूनिट्स का परचेज अमाउंट क्या था, कितना उसमें डिविडेंड मिला था, कितना उसमें गेन मिला था और क्या उसमें एक्सेरा रिटर्न्स मिला था, वो सारा ही चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। प्लस फॉलोड बाय की इंडिविजुअल यूनिट्स, अगर ये यूनिट्स आज के डेट में लाइव रहते तो उनमें आपको कितना एडिशनल गेन मिल रहा होता,
वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिपोर्ट्स आप पे डिपेंड करता है कि आप समराइज यानी कि स्कीम वाइज आप उसे दिखाना चाहते हैं या आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास में ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये रिडम्पशन सिमुलेशन रिपोर्ट को आप यूज कर सकेंगे। नाउ गोइंग फर्दर, द सेकेंड रिपोर्ट which is available at the admin level, you know, these were the reports which are available at the client level. Now I'm going to a reports which are available at the admin level. At the admin level, you have got a report called the comprehensive portfolio. Now, अब comprehensive portfolio में इसका purpose क्या है? This is basically a portfolio valuation report. Now, portfolio valuation report का purpose यही होता है कि सपोज कि अगर कोई भी क्लाइंट्स का अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा हूँ, तो जब आप क्लाइंट के साथ में कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए अगर आप बैठ रहे हैं, तो आप इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि अगेन आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस होता है कि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का निकालना चाहते हैं, एक पूरे फैमिली का निकालना चाहते हैं। इवैल्यूएशन डेट का आपके पास में ऑप्शंस आ जाता है कि इवैल्यूएशन डेट, फ्रॉम डेट और टू डेट का आपके पास में प्रोविजंस है, जहां पे कि अगर ये ब्लैंक है तो वो सिंस इंसेप्शन लेगा। अगर आप चाहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ही, अगर आपने क्लाइंट के साथ में रिव्यू का ऑप्शन डाला है कि हर क्वार्टर में मुझे क्लाइंट के साथ में रिव्यू करना है, अगर क्लाइंट के साथ में रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि क्लाइंट इन्वेस्टर आपको ये भी ऑप्शन देता है कि क्लाइंट के साथ में रिव्यू करना है, तो उसके रिलेटेड उसका एडिट प्रोफाइल अगर आप करेंगे, एडिट प्रोफाइल अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का रिव्यू का फ्रीक्वेंसी डालने का प्रोविजन है, जैसे कि मंथली रिव्यू करना चाहते हैं या आप वीक ईयरली रिव्यू करना चाहते हैं या हाफ ईयरली रिव्यू करना चाहते हैं, वो ऑप्शन, या क्वार्टरली रिव्यू करना चाहते हैं, तो जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे लास्ट रिव्यू का डेट जो है उसको भी आप यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिव्यू डेट ना। इस बेसिस पे सिस्टम जो है वो आपको जो अलर्ट है वो भी शो कर देता है कि भाई जो लास्ट रिव्यू डेट जो अपना डला है, उसके बेसिस पे जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर उसका रिव्यू ड्यू है तो वो आपके पास में आ जाता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे जब आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, तो सपोज कि आपने एक एक क्वार्टर का किया है, तो हो सकता है कि आप एक ही क्वार्टर का रिटर्न्स को आप इवैल्यूएट करना चाहें, उसी को आप वहां पे दिखाना चाहें कि उस क्वार्टर में आपने उनको किस तरह से रिटर्न्स दिलाया है, तो उसके बेसिस पे आप वहां पे ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट को भी आप उसी क्वार्टर का ही आप ले सकते हैं। तो ये सारे ही प्रोविजन जो है ना वो आपके पास में ऑप्शंस रहता है। अब जब आप यहाँ पे रिपोर्ट्स को आप जनरेट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपके पास में एक्सआरआर रिटर्न्स को भी जनरेट करने का ऑप्शंस होता है, तो वो एक्सआरआर रिपोर्ट्स को भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। फर्दर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर में आपके पास में एक ऑप्शंस होता है जहां पे कि हर एक के साथ में ऑर्डर का एक नंबरिंग दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का अलग अलग ऑर्डर नंबरिंग है। अब अगर ऑर्डर नंबरिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्वेस्टमेंट ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप इस ऑर्डर को अपने अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि सपोज कि आप कहते हैं कि भाई मुझे उसका एसेट एनालिसिस जो है वो मुझे लास्ट में लेके जाना है, तो अकॉर्डिंगली उसको लास्ट में ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पहले उसको इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट दिखाना है, तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट का ऑर्डर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप एसेट एनालिसिस का हो सकता है कि आप इसको 4 कर दें और इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट को आप यहाँ पे 2 कर दें, ये आपके पास में प्रोविजन है। तो उसके अनुसार से रिपोर्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और आप अपने क्लाइंट्स को उस तरह से बता पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप जैसे कि आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में दिख रहा है आपको ये सारा ऑप्शंस आ गया। आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पे कि जो भी उसके उस फैमिली में जितने ही मेंबर्स अगर फैमिली वाइज निकाला है, तो इन्वेस्टर वाइज आपके समरी आ गया कि उसका क्या करंट वैल्यू है, इस इन्वेस्टर का टोटल पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशंस है। प्रोडक्ट वाइज समरी आ गया कि अगर इस क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड्स भी लिया हुआ है, बॉन्ड्स भी लिया हुआ है, शेयर्स भी लिया हुआ है, एफडी भी लिया हुआ है, तो वो सारे उसका करंट वैल्यू क्या है, उसका एलोकेशन परसेंटेजेस क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यू हैव द टोटल वैल्यू
टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू आपको दिख रहा है, टोटल गेन उसको दिख रहा है, क्या एक्सआरआर रिटर्न्स उसको मिला है वो आपको दिख रहा है, और आपका बेंचमार्क का एक्सआरआर जो है वो आपको वहां पे दिख रहा है। नाउ जो बेंचमार्क का रिटर्न्स है, दिस इज अगेन अ वेटेड एवरेज रिटर्न्स, जिसमें कि आपका जितना भी जिसे आप कह सकते हैं कि दिस इज योर ब्लेंडेड बेंचमार्क, क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल स्कीम्स का बेंचमार्क के रिलेटेड हमने वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, और इसी तरह से आपके पास में फर्दर ऑप्शंस है कि जो शेयर्स और बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं या एफडी की बात करूं, तो उनमें हम ब्रॉडर बेंचमार्क को यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडर बेंचमार्क कैसा होता है, जैसे कि अगर आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो 1 ईयर टी बिल को ब्रॉडर बेंचमार्क के लिए यूज किया जाता है, और अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है तो उस निफ्टी या सेंसेक्स को ब्रॉडर बेंचमार्क के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे जैसे कि नीचे देख रहे हैं कि आपके पास में एलोकेशन एनालिसिस आ गया, यहाँ पे कि इन्वेस्टर वाइज कितना इक्विटी में है, कितना हाइब्रिड में है, कितना डेट में है, कितना लिक्विड में है, कितना आर्बिट्राज में है, कितना अदर्स में है, और उसका करंट वैल्यूएशन क्या है, और क्या एलोकेशन परसेंटेज है इस एप्लीकेंट का उस पूरे टोटल पोर्टफोलियो में, वो सारा चीज आपके सामने में आ जाता है। फर्दर नेक्स्ट जो प्रोसेस जो आ जाता है, नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाता है आपका एलोकेशन एनालिसिस एएमसी वाइज। तो डिफरेंट एएमसीज का अगेन इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, आर्बिट्राज और अदर्स के बेसिस पे उसका बाइफिकेशंस है, और उसका टोटल करंट वैल्यू क्या है, और उसका क्या एलोकेशन परसेंटेजेस है किस एएमसी के अंदर में, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फॉलोड बाय आपका इसी का स्कीम वाइज आ जाता है, सेम पैरामीटर्स में स्कीम वाइज एलोकेशन एनालिसिस आपको दिख गया। फर्दर आप मूव करते हैं तो आपका सब कैटेगरी वाइज आपका एनालिसिस आ गया, आपका इक्विटी एलोकेशन आ गया, जैसा कि मैंने आपको करंट उसमें बताया था, जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो इक्विटी एलोकेशंस जो मैंने आपको बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेम यहाँ पे भी वो हम आपको दिखला रहे हैं। देन यू हैव द होल्डिंग एनालिसिस। यहाँ के होल्डिंग एनालिसिस में हमने टॉप 10 के जगह पे यहाँ पे हमने टॉप 20 कर दिया। ठीक है, तो वो टॉप 20 स्क्रिप्ट्स को आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये आप क्लाइंट के साथ में बैठ के उसको समझा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टॉप 20 हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली टॉप एलोकेशन बाय पेपर टॉप 20, एलोकेशंस बाय रेटिंग्स टॉप 20, वो चीजों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन यू हैव द इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट्स। अगेन इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट्स को भी हमने चेंज किया इधर पे, यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि 3 तरह का इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट जो हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला है कि फाइनेंशियल ईयर टू डेट। फाइनेंशियल ईयर टू डेट का मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का, यानी कि इस ईयर का 1 अप्रैल 2020 से लेकर 25 जुलाई तक का क्या उसका है इन्वेस्टमेंट्स, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे कि आप देख रहे हैं अगेन बाइफरकेटेड इनटू इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, आर्बिट्राज एंड अदर्स। ये ब्रॉडर कैटेगरीज के बेसिस पे उसको बाइफरकेट करके वहां पे लास्ट में उसका टोटलिटी में भी उसको हम वहां पे दिखा दिए कि क्या उसको कैसा रिटर्न्स मिल रहा है। फॉलोड बाय आपके पास में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आ जाता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा था, वो भी आपके पास में यहाँ पे दिख जाता है। तो क्या आपका एक्सआरआर है, क्या आपको बेंचमार्क का एक्सआरआर क्या आ रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन यू कैन सी लाइक व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस, व्हाट वाज योर, कितना परचेजेस, फर्दर परचेजेस हुआ इस पीरियड में, कितना आपका स्विच इन हुआ, कितना आपका स्विच आउट हुआ, कितना आपको डिविडेंड मिला, कितना आपको रिडम्पशन हुआ है, क्या नेट एडिशन रहा है, क्या क्लोजिंग बैलेंसेस रहे, तो नेट गेन क्या रहा, और आपका एक्सआरआर क्या आ रहा है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका सिंस इंसेप्शन का भी एनालिसिस वहां पे रखा हुआ है, जहां पे अगेन सेम पैरामीटर्स के बेसिस पे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, आर्बिट्राज, अदर्स के बेसिस पे कितना उसका परचेजेस हुआ, कितना उसका स्विच इन हुआ, कितना उसका स्विच आउट हुआ, कितना उसका डिविडेंड पे आउट हुआ, रिडम्पशंस कितना हुआ, नेट एडिशंस क्या रहा, क्या क्लोजिंग बैलेंसेस रहे, क्या नेट गेन रहा, एक्सआरआर क्या रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यहाँ इक्विटी है तो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट्स का इक्विटी का एक्सआरआर क्या रहा, और इक्विटी के बेंचमार्क का एक्सआरआर क्या रहा, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिमिलरली हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, आर्बिट्राज, अदर्स एंड टोटल। ठीक है,
उस तरह से आपके पास में यहाँ पे बाइफर्केशंस जो है इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट का एनालिसिस आपके पास में आ जाता है। देन अगर आप इंडिविजुअल स्कीम्स का भी एनालिसिस आपके पास में है, wherein you can see okay, these are the scheme, these are the purchase, these are the switch-ins, these are the dividend reinvestments, how much was the dividend redemption, how much is the switch out, how much dividend payout, net investments, current value, gain, XRR, and BMXRR means the benchmark XRR percentage. Okay, तो इसी पीरियड में इस स्कीम ने कितना रिटर्न दिया और इस स्कीम का जो बेंचमार्क है उसने कितना रिटर्न दिया, वो भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन इंडिविजुअल स्कीम्स में हैव देयर इंडिविजुअल बेंचमार्क्स, सो दिस इज considering the individual benchmark as per the schemes as defined in the funds fact sheets. Okay, तो वहां पे वो सारी चीजों को आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हैं। देयर यू हैव द शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इसी तरह से एफडी है तो एफडी का भी डिटेल्स आपके पास में यहाँ पे आ जाता है कि क्या उसका एक्सआरआर क्या बन रहा है। देन फॉलोड बाय योर अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन का भी रिपोर्ट यहाँ पे डाल दिया गया है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यू नो अदर रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया। एंड फॉलोड बाय इसका जो भी आपका फोलियो डिटेल्स है वो फोलियो डिटेल्स भी आपके पास में यहाँ पे आ जाता है कि किस फोलियो में किस एप्लीकेंट के अंदर में है, फर्स्ट एप्लीकेंट कौन है, होल्डिंग नेचर क्या है, टैक्स स्टेटस क्या है, पैन क्या है फर्स्ट होल्डर का, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो दैट इज लाइक यू नो दैट completes the different portfolio reports. Those can be generated through the Investual. Thank you for your patience hearing. I know थोड़ा सा टाइम जो है वो 17 मिनट, it was for 1 hour but it has exceeded by 17 hours. I apologize for that. I'm open for the questions. तो जो भी आपके queries हैं, you can raise your hands if there is any particular queries for any particular segments. You can raise your hands and we can take the questions one by one. So participants में आप अपना hand raise कर सकते हैं और accordingly like you know we can take your questions one by one as such. There were some couple of questions in the chat box also. So I would be trying to take that one as well. अच्छा, बाल सचिन जी का मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन है, तो मैं बाल सचिन जी का मैं एक मिनट उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। बाल सचिन जी नमस्कार। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? जी सब बढ़िया, बताइए सर क्या क्वेरी है आपकी? छोटे छोटे क्वेरीज थी, वो तो मैंने देख लिया, आपने वो राइट्स वाला मॉड्यूल डाल दिया उसमें। सर 2 क्वेश्चंस थे। एक तो शेयर्स के जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप देते हो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखते हो। नंबर ऑफ शेयर्स? हाँ, नहीं लिखते हो। ओके। म्यूचुअल फंड और शेयर्स में डिफरेंस ये कि म्यूचुअल फंड में लोग अमाउंट विड्रॉ करते हैं, शेयर्स में लोग नंबर ऑफ शेयर्स बेचते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट में अगर इंस्टेंटली नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर। अच्छा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है वापस, या तो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जाना पड़ता है या किसी और सॉफ्टवेयर पे जहाँ मैनेज कर रहे हैं वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप वहाँ लिख दोगे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। आप अभी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? चाहे वैल्यूएशन रिपोर्ट हो चाहे समरी हो, कहीं पर भी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिखाता। आपने एक रिपोर्ट अभी डाउनलोड की थी ना, उसमें भी आप जाओगे। आप सेव करो इसको, नीचे आइए शेयर्स पे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, जो क्वांटिटीज आपके दिख रहे हैं? नहीं, ये तो आपने डिटेल रिपोर्ट निकाली है ना, जो कॉम्प्रिहेंसिव वाली रिपोर्ट जाती है। पोर्टफोलियो समरी और जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आपकी पहली रिपोर्ट्स थी
अच्छा, जो करंट आप हो, ये तो ओके, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप रिव्यू के आप टाइम पे बात ले कर रहे हैं जाओगे। ये पोर्टफोलियो समरी वाले रिपोर्ट की। हाँ, इनमें जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो रेगुलर रिपोर्ट्स जो हम लोग खोलते हैं, समरी या अच्छा, इसमें वैल्यूएशन। आप कह रहे हैं कि जहां पे आपका शेयर्स एंड बॉन्ड्स अगर आप लेके चल रहे हैं और ऑल एसेट्स को लेके चल रहे हैं, ऑन स्क्रीन या पीडीएफ की बात कर रहे हैं? ऑन स्क्रीन में नहीं दिखाता, ओके, पीडीएफ में भी नहीं ओके, दिखाता। ओके। ये रिपोर्ट्स क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स के बेसिस पे किया गया था, तो ठीक है, मैं एक बार ये आपका क्योंकि हम सजेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तो रेगुलर नहीं भेजते ना। ठीक है, मैं इसको एक बार आपके इस क्वेरी को मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डेस्कटॉप वर्जन में क्या था कि इंश्योरेंस की एंट्रीज जो हैं वो अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाती थी, अगर प्रीमियम हमने डिपॉजिट किया है तो भी, नहीं किया है तो भी। तो क्या मैं यहाँ देख रहा था इन्वेस्टर में भी कहीं प्रीमियम एंट्रीज के ऑप्शंस नहीं दिए हुए आपने, हाँ, तो बिल्कुल, यहाँ पर भी ये क्या होगा कि सजेशंस है, ये हम्म, सजेशंस दिया हुआ है, और भी लोगों ने सजेशन दिया है कि इंश्योरेंस का अगर प्रीमियम एंट्री हो जाए तो हाँ उससे वो ज्यादा बेटर काफी है। फायदा होगा। ऑटो रिन्यूअल में कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्लाइंट कहता है तो जमा है, राइट, और दिखा रहा है जमा है, आप कह रहे हो कि नहीं जमा है राइट, राइट, राइट। है ना। लेकिन मैं सर जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं हम्म अभी यहाँ पे जो पीडीएफ रिपोर्ट आपका शेयर्स एंड बॉन्ड्स का जनरेट कर रहा हूँ, तो हम्म, पीडीएफ रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको वो क्वांटिटी जो है, वो क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा, अब आप आ देख रही रहे होगी, हैं जो पहले पीडीएफ नहीं वाला आ रही। रिपोर्ट है, स्क्रीन हाँ के अंदर नहीं, में वहां पे नहीं शो कर रहे, लेकिन जो पीडीएफ रिपोर्ट है उसके अंदर में जो ये नया जो पीडीएफ रिपोर्ट जो हमने ये इधर पे डाला था, इस नए हाँ पीडीएफ रिपोर्ट के अंदर में हमने यहाँ पे ये क्वांटिटी का कॉलम्स जो है हाँ अब उसको आ यहाँ रहा पे होगा, ऐड कर पहले नहीं दिया। आ रहा था, पहले नहीं आ रहा जी, था जी, मेरे जी, को। जी। ठीक है, तो ठीक है, रिपोर्ट नोट ठीक है। और बाकी आप वो इंश्योरेंस वाला आप डाल ही दोगे, आप बता रहे हो। ठीक है, जी, एक मेरी जी, रिक्वेस्ट और थी। वो एंट्री की पार्ट को हम देख रहे हैं, और जल्दी हम्म, ही उसके बारे में हम आपको जैसे ही हमारा वो आ जाता है तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे उसके बारे में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। मैंने ये पहले पहले बोला था, जो आपने गोल्स का बनाया हुआ है ना, गोल प्लानिंग का, जी आप जरा गोल प्लानिंग पे जाएंगे ना। सर, गोल वाले को हम मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम गोल वाले को कवर करेंगे, हाँ मैं तो कह उस रहा वक्त था, में मैं गोल वाले रिपोर्ट्स को। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस क्लाइंट डैशबोर्ड पे जो हाँ, गोल का जो स्टेटस रिपोर्ट आती है ना, ग्राफ वाली, जिसमें परसेंटेज कंप्लीट और इनकम्प्लीट दिखाता है, हाँ, वो हाँ, क्लाइंट डैशबोर्ड पे होम पेज पे दिखाई दे, फर्स्ट डैशबोर्ड पेज पे ही, ताकि ठीक है, वैल्यूएशन से पहले वो अपने गोल्स पे ध्यान ठीक है, ठीक है। मैं इन सजेशंस को मैं अकॉर्डिंगली फिर कंसिडर करूंगा। दे। बस जरूर इनको एक पत्र में जरूर डाल दिया कीजिएगा। डाला है सर, पल भी डाला हुआ है। धन्यवाद, ओके सर, धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट ये है अक्षय खुशवाहा जी। सर जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। अक्षय जी नमस्कार, बताएं कैन यू हियर मी? क्या क्वेरी है आपका? नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरी क्वेरी है, जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट हम जो निकालते हैं पीडीएफ में जी, या फिर जो मेल करते हैं, जी, उसमें जो एलोकेशन बाय कैटेगरी में इक्विटी का अमाउंट होता है, जी। एंड सर जो टोटल इक्विटी एलोकेशन अमाउंट होता है वो डिफरेंट क्यों होता है सर? कौन इट्स एक सेकेंड, जो आप बात कर रहे हैं कि सर देखिए, देयर इज अ दो तरह के बॉक्स इक्विटी की कॉल्ड बात कर एलोकेशन बाय रहे हैं। कैटेगरी। मैं सपोज कि मैं डिटेल्स में चला यस जाता सर। हूँ। सपोज कि मैं ये करंट वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो मैंने अपना ओपन कर लिया। आप इस करंट वैल्यूएशन रिपोर्ट में आप किसके बारे में बात करें, थोड़ा सा मुझे अगर आइडिया दे देंगे तो मेरे लिए इजी होगा सर समझना। एलोकेशन बाय कैटेगरी, देयर इज अ एलोकेशन बाय बॉक्स कैटेगरी इसकी बात कर रहे एलोकेशन हैं, बाय ये एलोकेशन कैटेगरी। बाय कैटेगरी। या सर। सर इसमें देखिए जो अच्छा इक्विटी का अमाउंट है जी, वो डिफरेंट। सर एक और मतलब बॉक्स है इक्विटी एलोकेशन का, वो नीचे जो जिसमें इक्विटी हम स्मॉल एलोकेशन आ कैप, रहा है मिड उसकी बात कैप कर और रहे लार्ज। हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्या है दोनों में, क्यों ये डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि जो मेरा वहां पे ऊपर में जो डेट इक्विटी है, वो डेट इक्विटी जो है वो टोटल डेट इक्विटी का यस हिसाब लेके चलता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरा हाइब्रिड फंड्स है, तो हाइब्रिड फंड के अंदर में भी आपको पता होता है कि अलग अलग स्कीम्स का अलग अलग डेट इक्विटी का रेशियो होता है। हर एक स्कीम से मेंशन होता है सर। कि किसी का 70-30 होता है, किसी का 60-40 होता है, किसी का 80-20 होता है। तो अलग अलग डेट और इक्विटी का रेशियोज जो है स्कीम वाइज डिफाइन होता है। तो ऊपर में जो आपको इक्विटी एलोकेशंस जो आपको दिख रहा है,
वो इक्विटी एलोकेशंस टोटल इक्विटी एलोकेशंस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो नीचे जो आपको इक्विटी एलोकेशन दिखता है वो क्या है। ये जो इक्विटी एलोकेशंस है ये आपका होता है जो भी इक्विटी स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, केवल जो प्योर इक्विटी स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्योर इक्विटी स्कीम्स के अंदर में जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, उन इक्विटी स्कीम्स का बाइफर्केशन जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कैटेगरीज में वहां पे उसको शो करके वहां पे दिखाते हैं, ठीक है। इस कारण से जो आपने बोला स्वाभाविक बात है कि इस कारण से वहां पे उसका जो अमाउंट जो है वो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। यस सर, ये तो मैं समझ गया, बट जो आपने अभी बोला कि जो ऊपर वाला है उसमें हम मतलब पूरा इक्विटी लेके चलते हैं, जिसमें जी जी हाइब्रिड का बिल्कुल भी बिल्कुल, इंक्लूड होता है। जैसे कि कोई भी स्कीम्स है ना, जैसे कि आपका डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड में दो तरह के होते हैं, एक होता है डेट ओरिएंटेड, एक होता है आपका इक्विटी ओरिएंटेड। तो डेट ओरिएंटेड हो या इक्विटी ओरिएंटेड हो, दोनों ही सिनेरियो में आपका अलग अलग हर एक स्कीम का अलग अलग इक्विटी एलोकेशंस होता है। यानी कि किसी में अगर इक्विटी ओरिएंटेड होगा तो हो सकता है वो 70-30 का रेशियो लेके चल रहा हो, कोई हो सकता है 80-20 का रेशियो लेके चल रहा हो, कोई होता है 60-40 का रेशियो लेके चल रहा हो, ठीक है। तो हर एक यस स्कीम का हर एक मंथ में जो फैक्ट शीट्स जो रिलीज होता है ना, उसमें उसमें ऑप्शंस दिया रहता है, क्लियरली मेंशन रहता है कि कितना मेरा इक्विटी पोर्शन है, कितना मेरा डेट पोर्शन है, ठीक है। तो जितना भी मेरा इक्विटी पोर्शन है और डेट पोर्शन है, उसी के अनुसार से मेरा रिपोर्ट जो है वो जनरेट होता है और उसी के अनुसार से वहां पे रिपोर्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो जो मेरा ऊपर में जो डेट इक्विटी दिखाते हैं, उसमें हम स्कीम वाइज जो डेट इक्विटी मेंशन होता है उसको हम कंसिडर करके टोटल उसका डेट और इक्विटी जो है वो वहां पे शो करते हैं, ठीक है सर। ओके सर। ओके, एंड नेक्स्ट, एक सेकेंड। अच्छा, मैं नेक्स्ट जो है वो मैं कृष्णकांत जी, मैं आपको आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कृष्णकांत जी नमस्कार, बताएं आपका क्या क्वेरी है। हाँ, गुड आफ्टरनून सर जी। सर जी, मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट आपको दिए हैं, उसमें से एक जो लास्ट वाला है ना, उसका मैं पहले पूछ लेता हूँ। आप चैट स्क्रीनशॉट? बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में मैंने दिया आपको प्राइवेटली। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये ओपन करिए। वो वाला अपन रिपोर्ट पहले देते थे, ये वाला रिपोर्ट अभी कहीं पे मिल रहा है क्या? मुझे इस इतना एकदम कंसाइज चाहिए था, ये था पहले। एक सेकंड में। था, कोई बात नहीं सर, देखिए। मैंने 31 मार्च का किसी को दिया हुआ था, तो वो मेरे पास पड़ा था, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है। अच्छा, मैं एक मिनट मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है सर। ये वाला नहीं था, ये वाला तो मैं दूसरा क्वेश्चन है मेरा। पहले ये पूछ लो क्या अभी आपने ओपन ही कर लिया तो? ओके, आप जो भी ओपन करेंगे उसके रिगार्डिंग मैं पूछ लूंगा, तो ताकि टाइम ना बिगड़े अपना। कोई भी ओपन कर लीजिए सर, कोई बात नहीं, मैं उसके रिगार्डिंग पूछ लूंगा। एक सेकंड मैं आपका दूसरे वाले को मैं ओपन कर ले रहा हूँ।
हाँ, ये वाला मेरा रिपोर्ट है। अभी जो नीचे कॉलम्स इंक्लूडेड जो लिखा हुआ है, वहाँ पे 4 चेक बॉक्स है। मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए ना, मतलब मैं शायद उस तरह से शायद मैं नहीं समझ पा रहा, पर कोई नहीं, आप बोलिए ना। एक मिनट। हेलो। हाँ, एक मिनट। ये जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है ना, उसी टैब में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कॉलम्स इंक्लूडेड करके, अप्लाई के ऊपर। सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। तो ये 4 कॉलम्स की जगह पे अभी आपने मुझे है ना काफी सारे टैब्स जो मतलब काफी सारे चेक बॉक्स दिखाए थे, वो दूसरा मेरा स्क्रीनशॉट है, आपका ही है। हाँ, वो पीडीएफ में, अगर आप पीडीएफ में लेते हैं तो नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस जो है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, पीडीएफ में लेंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ में आपके पास में हाई कॉलम्स जो हैं, वो आपके पास में ज्यादा कॉलम्स जो हैं वो आपको ऑप्शंस हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन का वैल्यूएशन, जब स्क्रीन पे व्यू कर रहे हैं तो वहां पे आपको 4 कॉलम्स को दिया गया है, गेन, होल्डिंग डेज, एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर। इनको आप चूज सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ में जनरेट करते हैं तो पीडीएफ में आपके पास में यही नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो आपके बढ़ जाते हैं, जहां पे कि आपके पास में परचेज एनएवी, परचेज वैल्यू, करंट एनएवी, गेन, होल्डिंग डेज, एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर, ये सारे कॉलम्स जो हैं वो आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल आपका। हाँ, दूसरा वाला जो है वो आप देख लीजिए ना। मेरा जो रिपोर्ट है वो मैं पूछ रहा था कि ये वाला रिपोर्ट अभी जनरेट हो रहा है कहीं से, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन वाला ही था, लेकिन स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला अर्लियर अपन जनरेट करते थे। ये वाला कोई देखिए, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जो है वो आप इन्वेस्टर के बेसिस पे आप बोल रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट वही है। आप एक बार जो लास्ट वाला व्हाट्सएप लिखा हुआ है ना मेरा स्क्रीनशॉट, वो वाला ओपन कर लीजिए। वहां पे आप देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये अपन दे रहे थे पहले। आप खुद देख लीजिए तो भी पता चल जाएगा, चलेगा। हाँ, बस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? यस सर, यस सर। ये वाला देखिए, अपन जो ये जो रिपोर्ट है ना, जो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट आ रहा है, यही आपका, ये आपका समरी रिपोर्ट है, ठीक है? तो जहां पे कि आप देख रहे हैं कि बैलेंस यूनिट, एवरेज प्राइस वगैरह इस तरह से जनरेट करके आपका चीजें आ रही हैं, यही मैंने बताया कि अगर आप पीडीएफ रिपोर्ट, अगर आप सब कैटेगरी वाइज या कैटेगरी वाइज अगर आप पीडीएफ रिपोर्ट्स को आप जनरेट करते हैं, अगर आपको बाकी चीजों का नहीं आवश्यकता है, कि सपोज कि आप इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट्स नहीं चाह रहे हैं, आप एसआईपी समरी भी नहीं चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों को आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इन कॉलम्स को अगर आप अनचेक कर देंगे तो यही रिपोर्ट आपका डिफरेंट वे में जनरेट हो जाएगा। जो आपका केवल जो नीचे का जो बॉक्स जो है ना, जहां पे कि आपका रिटर्न्स आ रहा था, वही आपका केवल जनरेट होके यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये देख रहे हैं आपका यहाँ पे? परफेक्ट सर, परफेक्ट, वही चाहिए था, है ना? तो जैसा असल में देखिए, अब आपका जो रिपोर्ट है वो आपका थोड़ा सा डायनेमिक हो गया, कि लोगों को कुछ लोग चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर है मुझे एनालिसिस, जो एलोकेशन एनालिसिस है वो भी मुझे डालना है, कुछ कहते हैं कि मुझे नहीं डालना है। तो वहां पे हमने आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आप अपने अनुसार से खुद उसको चेक करें, खुद उसको अनचेक करके जैसा चाहें वैसा आप रिपोर्ट जनरेट कर सकें और उस तरह से आप क्लाइंट को मेल कर सकें, ठीक है? बहुत बढ़िया रिपोर्ट ये भी है, और वो भी आपने जो एनालिसिस के लिए दिया वो भी अच्छा रिपोर्ट है, ठीक है ना? धन्यवाद। अच्छा, नेक्स्ट मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट अपने पास में एनजी करके हैं, तो सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, बताएं। हाँ जी, निलय बात कर रहा हूँ मैं सर। ये जो शेयर प्राइस, जो मतलब शेयर्स जो अपन रिपोर्ट देखते हैं ना, उसमें शेयर प्राइस नहीं आता है, शेयर्स का एनएवी करके रिपोर्ट में आता है। तो उसके एनएवी की जगह अपन शेयर प्राइस नहीं डाल सकते क्या? कर सकते हैं वहाँ पे? हम इसे नोट कर ले रहे हैं, मैं इसे नोट कर ले रहा हूँ। अभी आपने जो सर को रिपोर्ट दिखाया ना, वहाँ पे आप देखेंगे जैसे वो क्वांटिटी का उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो क्वांटिटी आपने डाउनलोड करके रिपोर्ट दिखाया, जहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा था तो वहाँ पे एनएवी प्राइस दिख रहा था, मतलब प्राइस की जगह एनएवी दिख रहा था, जहाँ पे शेयर का प्राइस आना चाहिए एक्चुअली, एनएवी।
ठीक है, वहां पे कुछ रेट ऐसा कुछ नाम दे देंगे, हाँ, जैसे कि रेट वो और रेट या प्राइस जो भी है। हाँ, तो उसे उसे कन्वीनियंट होगा। ठीक है, हाँ, वी नोट दिस पॉइंट। चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो अपने पास में हैं योगेश सर, नमस्कार, आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सर। बताएं सर। मेरे दो क्वेरीज थे। एक तो क्वेरी ये थी कि जो अपने कैपिटल गेन का जो रिपोर्ट है जी, वो जैसे अपने इन्वेस्टमेंट में जैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिटेल रिपोर्ट, हाँ जी, वैसे यहाँ पे कुछ प्रोविजन है क्या? क्योंकि हम बहुत बार क्या करते थे, अगर किसी क्लाइंट को हमने रिपोर्ट भेज दिया तो उनके टैक्स कंसल्टेंट वो वैसा का वैसा पूरा रिपोर्ट उनके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर देते थे, तो उनको मैन्युअल एंट्री नहीं करनी पड़ती थी। वो एक आसान बात हो जाती थी उनके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सर, अभी तो मतलब वहां पे अभी इसको नहीं डाला है उस तरह से कि पर्टिकुलर एक्सेल में अभी इसको 1 कैपिटल वीक गेन टू को वीक्स नहीं आने दिया है। लग जाएगा वो। इन 1 और 2 वीक्स आ जाएगा एक्सेल एक्सपोर्ट यहाँ पे। ओके, मेरी दूसरी क्वेरी ये थी सर, ये रिपोर्ट सब बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम योगेश जी, हाँ जी, जैसे कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर में ये एक्सेल में भी इसका ऑप्शंस आ जाएगा, तो प्रोबेबली जो आप चाह रहे हैं शायद वो आपका हो सकेगा। वंडरफुल। मेरा दूसरा एक सजेशन आपको ये था कि ये जो रिपोर्ट्स है, योगेश जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा अगर तेज बोलेंगे तो मैं क्लियरली Can you थोड़ा सा hear सुन me? नहीं पा रहा था। Can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Can say the question. Yeah. I think. तो मेरा क्वेरी सजेशन ये था कि जितने भी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो समरी है, यहाँ पे आप अलग अलग आपने डायनेमिक बना दिए, तो वहां पे अगर आपने टेम्पलेट्स कुछ सेव करने की प्रोविजन कर दी तो हर टाइम ये कॉम्बिनेशंस नए नए बनाने के हाँ, दैट इज द इवेंचुअल नेक्स्ट स्टेप। जैसे डेस्कटॉप में आपका सेव सेटिंग ऑप्शन था ना आपके पास, हाँ, वैसे आपको कुछ ही दिनों में यहाँ पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में भी दिखने लग जाएगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट जो है नंद किशोर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार नंद किशोर जी, बताएं आपकी क्या क्वेरी है। नमस्कार। ये एक तो ये था कि जो ऐप में अपन मोबाइल ऐप जब यूज करते हैं तो पोर्टफोलियो ये फोलियो डिटेल्स जब अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसका फोलियो डिटेल ओपन करते हैं, तब क्लाइंट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कुछ अदर डिटेल्स नहीं अपने को शो हो पाती है। हेलो, हाँ, मैं चेक कर लूंगा। आई थिंक उसका फोलियो मास्टर इंपोर्ट नहीं होएगा स्पेसिफिक फोलियो का। वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाली भी है आई थिंक। नहीं, ये अपन जब सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं ठीक है तब तो शो नंदकिशोर जी, हम लोग करता है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या है उसके अंदर में। और दूसरा मतलब मोबाइल ऐप के रिलेटेड थोड़ा सा अगर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करें, जब हम मोबाइल ऐप को कवर करेंगे तो उस वक्त में हम उसको ले लेंगे। और जैसा आपने बोला ना, एक बार हम लोग इसको जरूर एक बार चेक कर लेते हैं कि वहां पे जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें आपका जो आपने बताया कि वो सेगमेंट है या नहीं है, वो जरूर चेक कर लेते हैं। ठीक है, फोलियो डिटेल में मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स आ जाना चाहिए, है ना? ठीक है, ये चाह रहे। सेकंड ये था कि अभी जो अपन ने चालू किया है कि क्लाइंट को बर्थडे पर तो मेल जाता ही है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस के रिन्यूअल पे भी मेल जाना चालू हो जाएगा। जी। अभी आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, कि हमने इधर पे नया जो सेटिंग्स में चेंजेस हम लेकर आए थे अलर्ट्स के अंदर में, हमने 2 ऑप्शंस हम यहाँ पे ऐड किए ना, कि अलर्ट्स का सेटिंग्स का एक ऑप्शन हम ऐड किए हैं, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे, अलर्ट्स कॉन्फ़िगरेशंस करके। बिल्कुल बिल्कुल। इस अलर्ट कॉन्फ़िगरेशंस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी अपकमिंग, एफएमपी मैच्योरिटी, एफडी मैच्योरिटी और इंश्योरेंस रिन्यूअल्स, इनका आपको यहाँ पे सेटिंग्स करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप इसे सेंड करना चाहते हैं तो चीज को हम यस कर अपडेट सकते कर हैं। चुके हैं सर, इसको सेट कर चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं। हमारा ये था क्वेश्चन कि जैसा मेल जा रहा है, क्या होता है बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रेगुलरली मेल चेक नहीं करते हैं। हम चाह रहे हैं कि क्लाइंट को रिन्यूअल का मैसेज जाए, क्या ये पॉसिबल है?
रिन्यूअल का मैसेज यानी कि एसएमएस की बात कर रहे हैं आप? एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज, दो में से कुछ भी जाए, जिससे कि वो क्लाइंट उस चीज को उस बेनिफिट ले पाए। रिन्यूअल इंटीमेशन, मैच्योरिटी है एफडी की, है ना, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी या रिन्यूअल है, हम नोट उसका कर लेते हैं इंटीमेशन मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जाए। एसएमएस का मॉड्यूल जब हम प्लान करेंगे तो ये इवेंचुअली उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सो हमारे ओके प्लान ओके, में है थैंक बट अभी पॉसिबल नहीं है। यू, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कपिल गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार कपिल गुप्ता जी, बताइए आपकी क्या क्वेरी है? अमिता, मेरे क्वेरी ये थी कि जो इसमें गोल सेटिंग में थी, जब मेरे डेस्कटॉप वर्जन से इस पे आए, मिंट पे आए, तो वो डाटा माइग्रेट हमारा नहीं हुआ, तो दोबारा से सारे क्लाइंट के डाटा डालना बड़ा मुश्किल से लग रहा है, तो उसको कोई पॉसिबिलिटी है क्या? दैट इज ऑल्सो इन आवर प्लान। आपका गोल्स का डेटा हमारे पास है, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, उसका हमें इंपोर्ट बनाना है अभी, फिर वी विल बी एबल टू शो यू दैट स्पेसिफिक डेटा कि क्लाइंट जो आपके डेस्कटॉप में गोल्स थे वो यहाँ भी आने चाहिए। तो एंड वन मोर थिंग अनुज, वो जो क्या ये ऐप पे भी पॉसिबल है क्या हमारे लिए? हाँ, एक बार डेटा यहाँ आ गया तो विल शो इट इन द ऐप ऑल्सो इवेंचुअली। यस। ओके, और So, जो ये हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए। दैट इज इन आवर प्लान्स, वही कह रहा था। ओके, ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आपके जो ये यूटिलिटीज के अंदर जब हम देखते हैं रोलिंग रेटिंग या कोई भी स्कीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर कुछ इसमें ऐसा ऑप्शन है कि हम ये चेक कर सकें कि विच फंड इज हैव, जैसे लाइक मेरे को चेक करना है कि किस डेट फंड के अंदर मैक्सिमम ट्रिपल ए होल्डिंग है, स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, पॉसिबल है? नहीं, ऐसा है नहीं, बिकॉज हमने इस पे सॉर्टिंग नहीं दी, अगर आप वैसा कह रहे हो तो, कि सॉर्ट द स्कीम्स दैट हैव दिस होल्डिंग और दिस सेक्टर, वैसा नहीं किया हमने। मतलब अगर दो तीन पैरामीटर भी दे दिए जाएं, जैसे आज के टाइम पे, तो मुझे देखना है कि कौन सी डेट फंड के अंदर मैक्सिमम ट्रिपल ए होल्डिंग है, अगर इसका भी कोई ऑप्शन मिल जाए तो मैं हैव टू चेक ईच एंड एवरी फंड। नहीं, हमने पहले बनाया हुआ है ऐसा कुछ, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आई हैव समथिंग इन माइंड। हाँ, हो सकता है। यू नीड अ स्कीम कंपेरर ना, कि आपने जैसे 5-10 एट्रीब्यूट्स के मैक्स मिन दे दिए, हाँ उसके हाँ, बीच में जितनी भी स्कीम्स है वो आ जाए। यस, किया हुआ है हमने ऐसा, इसमें भी डाल देंगे। मुझे वो चाहिए बेसिकली कि जिसमें मैक्सिमम ट्रिपल ए होल्डिंग आ जाए, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये एज पर द स्कीम्स ये आ रही है। हाँ हाँ, कर सकते हैं वैसा प्लान, मैं नोट कर लिया। ये प्लीज नोट कर लीजिए एक तो। एंड जो डाटा में जो एक मिसमैच आ रहा था एसआईपी डाटा के अंदर, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने आपका शेड्यूल चेक किया था, जो डेली एसआईपी का डेटा आता है वो रीसेट कर दिया था, एंड सिंस इंसेप्शन वापस मंगा दिया था, सो आई गेस वो करेक्ट हो गया होगा आपका। अनुज, एक चीज और है, जैसे इस फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई एक वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया ना वो स्टैम्प ड्यूटी वाला, एक उसकी अगर फ्लैश कहीं वर्डिंग आ जाए रिपोर्ट्स में उसमें, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर खोलता है तो वो भी पढ़ सकता है वो, कि हमने ये डिस्क्लेमर दे रखा है। ओके, रिपोर्ट के नीचे डाल दें पीडीएफ हाँ में। कहीं पर भी डाल दें, या रिपोर्ट में या ऑन स्क्रीन पे भी आ जाए कि फ्रॉम 1st of July गवर्नमेंट स्टार्टेड द 0.05% स्टैम्प ड्यूटी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। हाँ, एक्चुअली क्लाइंट भी आपसे पूछ रहे होंगे ना कि मैंने 1 लाख लगाया बट 99,000 समथिंग क्यों इन्वेस्ट हुआ है सर। यस यस, तो आज ठीक अगर है। हमने ये ऐसी कोई भी न्यूज आ रही है तो हम पहले दे सके वो। ठीक है, मैं मेंशन करवा दूँ। ठीक है। और एक चीज और है, वन डे चेंज अभी भी नहीं आया। क्लाइंट के पोर्टल में तो आता है, क्लाइंट के डैशबोर्ड पे। नहीं, अगर इसे उसके पे होल्डिंग है 15 स्कीम्स की, तो 15 स्कीम्स में क्या वन डे चेंज आया विद द कंपैरिजन विद निफ्टी एंड इंडेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स? ओके, आपका कुछ पुराने मोबाइल ऐप में शायद स्पेसिफिक होएगा, मैं वो देख लेता हूँ। हमारे पहले इस ऐप में भी और पहले जो पोर्टल था सीकैम उसमें दिखाई है। ओके, वैसे इसमें हम मोबाइल ऐप में दिखाते हैं बट नॉट फॉर ऑल क्लाइंट्स टुगेदर, शायद आप वैसा सोच रहे हो। नहीं, स्कीम वाइज मेरे पास लार्ज कैप की 3 स्कीम है, मार्केट 100 पॉइंट बढ़ी, 1% बढ़ा, तो मेरा कौन सा फंड 100% बढ़ा, कौन सा कम बढ़ा? ओके, वैसे हमने अमिताभ सर, अगर आप यूटिलिटीज में जाओगे, यूटिलिटीज में मार्केट डेटा में हमने लेटेस्ट एनएवी का एक ऑप्शन दिया है, मार्केट डेटा ऑन द लेफ्ट, टॉप एमएफ गेनर आई थिंक। इसमें हम कैटेगरी वाइज दिखाते हैं वन डे चेंज। नहीं, क्लाइंट पोर्टल पे अगर मेरे को देखना कि जो स्कीम मेरे पास होल्डिंग में है
ओके ओके ठीक है, समझ गया। ये पहले आता था हमारे उसमें। हाँ मैं समझ गया कपिल जी, जो वन डे वॉच लिस्ट की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी। कि वॉच लिस्ट जो है वो अगर वहां पे आप ऐप में आपको मिल सके वापस, तो आपके लिए वो ज्यादा सुविधा होगी। ऐप में भी, पोर्टल में भी। ठीक है, वो हम नोट कर लेते हैं, देखते हैं उसको कैसे अपन वर्कआउट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ठीक है, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो मिस्टर आनंद रमन का है। सर आई हैव, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Very good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I have a query. Actually, we have an option for sending statements every month. Monthly portfolio statement. जी सर, ईमेल शेड्यूलर के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। Yeah, I want quarterly option because monthly is every month client I don't want to see. Okay, You want? We'll add a frequency of quarterly. Yeah. Okay. अच्छा अच्छा। That is the thing one. And another thing is, yes, please go on. Last week we have suggested for Edge 360 updation. I have updated the login details all, but till I couldn't get the statement SOA. There is a settings in portal settings that also needs to be changed under IFA preferences. One second. Yeah, there also I have made it IFA Edge 360S. Okay, so I think there was a browser specific issue that we fixed yesterday. If you try today, I think it should work. There was an issue coming in some of the computers on some of the browsers where the drop down wasn't opening. I'll check it up. That's it. Thank you very much, Amita. Yeah. Okay. Any more specific queries? Okay. There were certain questions in the chat box as well. Hello, I am Anantaraman again. Yes, sir. Actually, meeting shall be both in Hindi and English because we don't know Hindi properly. We are South Indians, no, so that there is a little bit. So better take the meeting in both in English and Hindi. We will also benefit. Okay, sir. Sure. Next time we will take care. Yeah. Thank you. The next question is from Vishal Kende. हेलो। Yes. हेलो, हाय। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जो आपने अपकमिंग रिमाइंडर्स का ऑप्शन दिया है, तो एसआईपी कमिंग का ऑप्शन है, तो ये एसआईपी मैच्योरिटी का भी रिमाइंडर जाता है या? एसआईपी मैच्योरिटी का नहीं है, एसआईपी नेक्स्ट डेट के बेसिस पे है ये। तो अगर एसआईपी मैच्योरिटी का अगर रिमाइंडर ऑटोमेटेड होना है तो कैसे करेंगे? वो हमें बनाना पड़ेगा, वैसा हमने अभी बनाया नहीं है, अभी नेक्स्ट डेट पे दिया है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, जो आपका अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन है, उसमें जो आप कैपिटल गेन दिखाते हो अनरियलाइज्ड, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग एग्जिट लोड भी ऑप्शन रहता है या नहीं? एक्चुअली हमें एग्जिट लोड पता नहीं होता, क्योंकि वो उस जब परचेज होता है ना स्कीम में, उस समय का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होएगा जब वो सेल होंगे यूनिट्स। सो हम आज की फैक्ट शीट से नहीं उठा सकते, वो तब की फैक्ट शीट से उठाना पड़ेगा जब वो परचेज हुआ था, तो वो कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलता नहीं है। तो कोई आगे चांसेस है आने के अगर हमें चाहिए? तो मतलब नहीं, उसमें अभी तो कोई प्लान नहीं है वो करने का इंक्लूड, बट क्योंकि वो थोड़ा दिखाना मुश्किल होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आज का फैक्ट शीट से दिखा देते हैं, बट वो दिखाना इनएक्यूरेट होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली एग्जिट लोड नहीं है जो एप्लीकेबल होगा। हाँ, पर अगर हमें निकालना है, अगर क्लाइंट्स को हमें अगर बताना है, तो कहाँ से बताएंगे? अभी कोई सोर्स नहीं है उसके लिए। नहीं, अगर पहले पुराने वाले सॉफ्टवेयर में कैसे था ना, वेबसाइट से हम डिटेल एक्सेल निकालते थे, ठीक है,
और उसको कैलकुलेट करके हम एग्जिट लोड कस्टमर को बता देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे हम दे सकते हैं वो यूटिलिटीज में जो फैक्ट शीट है ना, आप स्कीम जब आप इन्वेस्ट करते हो या रिडीम करते हो ऑनलाइन, तो स्कीम के नेम पे क्लिक करोगे तो फैक्ट शीट में दिखता है वो, बट मैं वही बता रहा था कि वो सही नहीं है। That is not the exact exit load that will be applicable if it was something else when the units were purchased. थैंक यू। Okay. Then today, like, we'll be winding it up now. Thank you, everyone. Thank you for giving your time. Thank you. We hope, like, we were able to clear some of your doubts related to the client's portfolios and how to use the client portfolio and which returns when to use. And hope it would have been of a great help to you all people. नेक्स्ट वीक में फिर से हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेके, कुछ नई चीजों को डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. हैव अ वंडरफुल डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.